मोदी ना तो एक चाय वाला है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय दी, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना। ना गरीब है, पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। ना सन्यासी है, कई निजी मामले हैं जो मैं बोलता नहीं हूँ, परंतु बहुत दुख किया कई महिलाओं का। मोदी ने जो व्यवहार किया, एक तो भाग के अमेरिका में चिप गई है। अच्छा, हाँ, मानसी सोनी उसका नाम है। ना कट्टर हिंदू है, We don't believe that. हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। पहले शौचालय फिर देवालय तो है इनक्रेडिबल इंडिया। और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? तो फिर मोदी है कौन? और कैसे 6 साल का बच्चा जो कांग्रेस के लिए काम करता था आज बीजेपी से देश का प्रधानमंत्री बन बैठा है? उस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। ऐसे स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे। अगर मोदी गरीब नहीं थे तो उन्हें गरीब क्यों बताया गया? अडानी को कैसे 85% तक का मुनाफा हुआ? कैसे पैसा देकर उन्होंने हिंदूवादी छवि से पीछा छुटाया? और आखिर माधुरी के साथ मोदी की सीडी का सच क्या है? सीएम को ऐसा डाउट पड़ गया कि ये इसके पास मेरे ज्यादा जानकारी है। एक बार जब ये महिला मुझे भावनगर में मिलने आई थी। जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साल था 1950, दिन था रविवार और तारीख थी 17 सितंबर, जब गुजरात के वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के घर जन्म होता है उनके तीसरे बेटे का, जिसका नाम रखा जाता है नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी उन दिनों गांवों में मिट्टी और ईंट के घर ही पाए जाते थे, जिनमें से एक घर मोदी का भी था। 560 फीट के मिट्टी और ईंट से बने इस घर में 3 कमरे थे, लेकिन बाद में छोटे भाई बहन के आने पे दूसरी मंजिल पर भी घर बना लिया गया था। फिलहाल ये घर बिक चुका है। उनके किसी एक भाई ने बाद में एक पॉइंट पे आके इसको बेच दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1950 में अगर किसी आदमी के पास 560 फीट का खुद का घर था तो क्या वो गरीब था? हाँ, उस टाइम पर बिजली, गैस जैसी सुविधाएं उन्हें नहीं मिली होगी, पर वो तो किसी को भी नहीं मिली होंगी। तो क्या वो सब गरीब थे? 1956 में जब मोदी सिर्फ 6 साल के थे, तब वो अपने पापा का हाथ बटाने के लिए उनकी चाय की दुकान पर जाया करते थे, और शायद इसीलिए उनके भाई अक्सर ये कहते दिखते हैं कि मेरे भाई को चाय वाला मत कहिए, बल्कि चाय वाले का बेटा कहिए। पापा की चाय की दुकान के पास एक कांग्रेस नेता रसिक भाई दवे का ऑफिस भी था, जहां अक्सर मोदी चाय देने जाते थे। क्योंकि वो एक नेता का ऑफिस था, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पॉलिटिकल हलचल बनी रहती थी, और वहीं से मोदी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में गया। और देखते ही देखते सिर्फ 6 साल की उम्र में ही वो एक बड़े आंदोलन का जाने अनजाने में हिस्सा बन बैठे। 1956 से 60 तक महा गुजरात आंदोलन चला था, जिसको लीड कर रहे थे इंदुलाल याग्निक, जो बेसिकली चाहते थे कि गुजरात को बॉम्बे के साथ ना जोड़कर एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। और क्योंकि रसिक भाई उस टाइम पर कांग्रेस से सहमति नहीं रखते थे, उन्होंने भी इंदुलाल याग्निक के चलाए गए इस आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उनके ऑफिस पर पॉलिटिकल गतिविधियां बढ़ गई। उस टाइम पर मोदी को ज्यादा समझ तो नहीं थी, लेकिन मोटा माटी उन्हें नारे लगाना आ गया था, और कुछ पेजेस जिन पर महा गुजरात आंदोलन के नारे लिखे होते थे वो मोदी को मिलते थे बांटने के लिए, क्योंकि रसिक भाई को पता था कि दूसरे बच्चे जहां उन बैचेस से खेलते थे, मोदी उनका सही डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। 1963 में जब मोदी सिर्फ 13 साल के थे, तब उनकी सगाई कर दी जाती है जशोदाबेन से, और 1968 में जब वो 18 साल के होते हैं और जशोदाबेन 17 साल की, तब उनकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद वो सिर्फ 3 महीने ही रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, और इसके बाद मोदी कभी 15 महीने में एक बार तो कभी 6 महीने में एक बार अपने घर आया जाया करते थे। और उसी टाइम में उन्होंने रियलाइज किया कि वो कोई रेगुलर या आम जिंदगी के लिए नहीं बने। बेसिकली 10th के बाद, क्योंकि वडनगर में हाई स्कूल एजुकेशन नहीं थी, 11th और 12th के लिए उन्होंने वडनगर और मेसाणा के बीच विसनगर के एक हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। और इसी दौरान लेट 60s में सूरत में आए फ्लड्स यानी कि बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने फंड्स तक भी इकट्ठा किए थे। 1971 से 1980 तक उन्होंने आरएसएस में प्रचारक के तौर पर काम किया।
1980 में जब बीजेपी बनी तो संघ ने उन्हें बीजेपी में जमीनी स्तर पर काम करने और पार्टी की जड़ें मजबूत करने के लिए चुना गया। लेकिन 1992 ये वो साल था जब मोदी की इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर गया था, क्योंकि 1992 में उन्होंने एकता यात्रा आयोजित की थी जो कि बुरी तरह फेल हो गई थी, जिसके बाद 42 साल की उम्र में मोदी को गुजरात से बीजेपी के अध्यक्ष शंकर सिंह वाघेला ने मोदी को अपनी टीम में शामिल न करने का फैसला किया और अब पहली बार मोदी के हाथ से पावर फिसल रही थी। पर कहते हैं ना, आपदा ही अवसर है। 2001 में गुजरात के भुज में भूकंप आ जाता है। इस वक्त बीजेपी की सरकार थी, केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस भूकंप में हजारों की तादाद में लोगों की जाने गई थी, पर सरकार उन तक मदद नहीं पहुंचा पाई। जनता नाराज और हताश थी, लेकिन इससे पहले जनता बीजेपी पर सवाल उठाती। बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर हेल्थ इश्यूज यानी खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बना दिया। पर जिस इंसान ने इतने साल आरएसएस को दिए हो, क्या वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री के पद से खुश होता? इसका जवाब मिलता है 27 फरवरी 2002 में हुए गोधरा कांड से, जब साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में सुबह 8 बजे आग लगने से 59 लोगों की मौत हो जाती है। आरोप लगते हैं कि ये आग लोकल मुस्लिम्स ने लगाई थी। उसी शाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल गुजरात बंद का ऐलान करती है। लेकिन ट्रेन की इन्वेस्टिगेशन की जगह विक्टिम्स की बॉडी को ना सिर्फ अहमदाबाद लाया जाता है, बल्कि सड़कों पर रैली निकालकर घुमाया जाता है। यहाँ तक कि वो रैली नेशनल टेलीविजन पर दिखाई जाती है। हालात बेकाबू हुए। आईपी संजीव भट्ट ने सीएम को अलर्ट करते हुए बताया कि इसे रोका नहीं गया तो दंगे बढ़ जाएंगे। लेकिन संजीव दत्त के एफिडेविट के अकॉर्डिंग सीएम ने कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो। बाबू बजरानी स्टिंग ऑपरेशन में ये बताते हैं कि उसने जो किया वो कभी कर ही नहीं पाता अगर मोदी भाई साथ नहीं होते तो। कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से हो, कुछ मारो काटो चलाना। एक वो प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया। मैं बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया। क्योंकि पुलिस इतनी ज्यादा थी कि नरोड़ा में उसे घुसने नहीं देती। ना तो उसे रोका गया, ना ही तलवार थामी उस भीड़ को जिन्होंने रेप किए हैं, लोगों को जिंदा तक जला दिया। और यहीं से नरेंद्र मोदी की हिंदूवादी छवि बनती है, जिसका फायदा उन्हें 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में मिलता है। अमित शाह खुद एक रैली में कहते हैं कि 2002 में मोदी ने कुछ लोगों को सबक सिखा दिया था। एक बार नरेंद्र भाई डपलू करवानो ट्राई करो, એવો પાઠ ભણાયો કે 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું. રમખાણો કરાવવા વાળા ગુજરાતની બહાર જતા રહ્યા. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ગુજરાતમાં શાંતિ સ્થાપી कर्फ्यू ने करवाया और उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा था कि ये जो ट्रेन में S6 साबरमती में जो बोगी जली थी वो भी प्लानिंग के साथ जलवाई गई थी ताकि वो हिंदू हृदय सम्राट बन सके। उस जमाने में हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे सलीम तोगड़िया। लेकिन फिलहाल इसके फायदे से ज्यादा नुकसान ज्यादा नजर आ रहे थे। गोधरा कांड के बाद एक तरफ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे नाखुश थे और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने उन पर वीजा बैन लगा दिया था। इससे मोदी को एक चीज तो समझ आ गई थी कि सिर्फ हिंदूवादी छवि से काम नहीं चलने वाला, उनको अब अपनी इमेज पर काम करना पड़ेगा ताकि गोधरा कांड से जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं कि 2003 में उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट ऑर्गेनाइज किया। इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ साथ मुकेश अंबानी, गौतम अडानी भी इनवाइट किए गए थे गुजरात में इन्वेस्ट करने के लिए, जॉब्स क्रिएट करने के लिए, जिसके जरिए वो अपनी इमेज व्हाइट वॉश कर सके। राउटर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग समिट में बिजनेसमैन को इन्वॉल्व करके इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज दिया गया कि मोदी डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। और उसके बाद मोदी के भाषण भी बदल गए। जहां पर पहले वो हिंदूवादी भाषण देते थे, माइनॉरिटीज के खिलाफ खुलेआम बोलते थे, और अब उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए बोलना शुरू कर दिया। घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है और मित्र आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। And the fundamental values of Islam, which literally means peace. और खुद को न्यूट्रल बताने लगे, कभी माइनॉरिटीज के हक में बोलने लगे और कभी हिंदुओं की श्रद्धाओं पर ही सवाल उठाने लगे। हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। पहले शौचालय फिर देवालय। उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देंगे? ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया। और क्या है
क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? इधर एक तरफ तो मोदी की इमेज पॉलिटिकली स्ट्रांग होती जा रही थी, दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने लगी थी। 2003 में माधुरी नाम की लड़की बेंगलोर से भुज अपने घर आती है हिल गार्डन प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, ये नाम बदला गया है, ओरिजिनल नाम लड़की का कुछ और है। माधुरी एक लैंडस्केप आर्किटेक्ट थी। 4 महीने में अपना काम खत्म करके वो वापस बेंगलोर चली जाती है, पर जनवरी 2024 में इस हिल गार्डन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करने मोदी आते हैं। मोदी इस प्रोजेक्ट की तारीफ करते हैं और यहीं से उन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। और इसके बाद 2005 में कच्छ शरद उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहां पर माधुरी को गेस्ट कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। यहीं पर मोदी भी प्रेजेंट थे। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया गया है कि जिस रात मोदी वहां थे, उस रात माधुरी भी वहीं एक टेंट में मौजूद थी। इसकी एक पिक्चर भी मीडिया में है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम थी प्रदीप शर्मा। इन पर मोदी को शक था कि शायद उनके पास मोदी की कोई सीडी या फुटेज है। इस वजह से इनको रास्ते से हटाने के लिए मोदी सरकार उन्हें 2003 से 2010 के बीच कच्छ के कलेक्टर के रूप में जमीनी सौदों जैसे 5 मामलों में करप्शन के एलिगेशंस लगाकर सस्पेंड कर देती है। इसके आगे क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा आगे चलकर बताऊंगी। पर इन सब के बीच में ही 2007 में एप्को, जो कि एक पीआर एजेंसी है, मोदी उसको हायर करते हैं अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए, जो कि आम तौर पर सेलिब्रिटीज वगैरह करते रहते हैं अपने पब्लिक रिलेशंस बनाए रखने के लिए। जो कुछ भी कंट्रोवर्सी हो गई या कोई मूवी हो गई, उसका प्रचार करती है। ये जो कहानियाँ आप तक पहुँचती है, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान गरीब है, ये सब कहानियाँ आप तक पीआर के जरिए ही पहुँचती है। और अगर कोई पॉलिटिशियन हो तो उसके लिए भी ये कुछ ऐसी ही कहानी बनाते हैं। जैसे कि मोदी के इलेक्शन कैंपेन में आपको ये कहानी बेची गई कि मोदी एक चाय वाला है। कई बार मोदी ये कहते हुए दिखे कि मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। कभी ये कहा कि मैं तो जूते तक नहीं पहन पाता था। स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, अरे तू ऐसे स्कूल जाता है, जूते वूते नहीं है। अब हमने तो जिंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे। तो कभी ये कहा कि मैं जब नेता भी नहीं था तब भी मैं विदेशों में घूम चुका था। पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। एक आम आदमी जिसकी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती हो, क्या वो सूट बूट में फोटो खिंचवा सकता है? वो भी उस जमाने में जब आदमी के पास कैमरा होना तक ही बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अच्छा, इसी टाइम पीरियड में जुलाई के आसपास 2013 में अमित शाह की एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई, जिसमें जेएल सिंघल, जो कि इशरत जहां के फेक एनकाउंटर केस में फंस गए थे, उन्होंने सीबीआई को 2 पेन ड्राइव्स दी थी। इसमें से एक पेन ड्राइव में अगस्त और सितंबर 2009 की उनकी यानी कि जेएल सिंघल और अमित शाह की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी थी। सर फिलहाल क्या ना सर बताओ, तैयारी है हमारा 10-15 मिनट जमा करवाना था क्या? ना अभी तो थिएटर में। सीबीआई को बताया कि उस टेलीफोन पर हुई बातचीत में अमित शाह ने पुलिस के राइट्स का गलत इस्तेमाल करने की बातें कही थी। एक साइड पर तो ये सब कुछ चल रहा था, वहीं बिहाइंड द सीन्स और दूसरी तरफ आम आदमी को चाय वाले की एक कहानी बेची गई और इसी कहानी ने उन्हें लोगों से इमोशनली जोड़ दिया, जिसकी वजह से मोदी ने बीजेपी को मजबूर कर दिया और आखिरकार उन्हें 2014 का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना ही दिया गया। नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। अब इस फैसले से एलके आडवाणी जैसे कई नेता खुश तो नहीं थे, लेकिन मोदी के सर पर आरएसएस का हाथ था। जैसे ही मोदी को पीएम कैंडिडेट अनाउंस किया गया, गौतम अडानी की कंपनी के वैल्यूएशन 85.35% बढ़कर 95,925 करोड़ पहुंच जाती है। इसके विपरीत सेंसेक्स में सिर्फ 14.76% की बढ़त थी और ठीक 2 महीने बाद 15 नवंबर 2013 को 2 इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म कोबरा पोस्ट और गुलेल.com ने अमित शाह की 267 कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक करके एक स्नूपकिट केस यानी कि जासूसी कांड का खुलासा किया, जिसमें 2009 के अगस्त की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स थी। सर फिलहाल क्या ना सर बताओ, तैयारी है हमारा 10-15 मिनट
चंबा करवाना था क्या? ना अभी तो थिएटर में अमित शाह जो कि उस टाइम पर गुजरात के होम मिनिस्टर थे, वो जेएल सिंघल जो उस टाइम पर एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड में एसपी थे, उनसे इलीगली अपने राइट्स का मिसयूज करके प्रदीप शर्मा और माधुरी की जासूसी करने को बोलते हैं। वो कब, कहां, किससे मिलती है, किससे क्या बातचीत करती है, हॉस्पिटल में किसके साथ जा रही है, यहाँ तक कि अपने घर वालों के साथ भी वो क्या कर रही है, वो सब कुछ ट्रेस करके अमित शाह को बताया जा रहा था। यहाँ तक कि अमित शाह ने उन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को प्रदीप शर्मा को जेल में डालने के लिए भी बोलते हैं। 1 साल बाद जब वो जमानत पर बाहर आते हैं तो कई इंटरव्यूज में बताते हैं कि गुजरात सरकार का मेरे ऊपर केस पे केस लगाना प्री प्लान्ड अप्रोच था ताकि मैं जेल से बाहर ही ना आ पाऊँ। एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उन्हें मोदी और माधुरी की नजदीकियों के बारे में पता था। सीएम को ऐसा डाउट पड़ गया कि ये इसके पास मेरे पास ज्यादा जानकारी है। एक बार जब ये महिला मुझे भावनगर में मिलने आई थी, नरेंद्र मोदी ने इनको ये कहा कि आप भावनगर चले जाओ और प्रदीप शर्मा को बोलो तो तुम्हारे लिए कच्छ में जैसा तुमने गार्डन का प्रोजेक्ट किया था, नया प्रोजेक्ट वहां बनाए, तो पोर्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट हो या अलंग रिलेटेड हो, तो उसके लिए शी केम। तो उस समय दरमियान शी वाज शोइंग मी, उनके एसएमएस बता रही थी, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है, देखो नरेंद्र मोदी कैसे लिख रहा है। तो वो एसएमएस पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट मुझे तो ताज्जुब हुआ कि मुख्यमंत्री के पास ऐसे फालतू एसएमएस करने का भी टाइम। शायद उन्हें ये शक था कि मेरे पास उनकी कोई सीडी या क्लिप है, पर मेरे पास ऐसी कोई सीडी नहीं है। माधुरी उन्हें मोदी और अपनी मुलाकात के बारे में थोड़ा बहुत बताती रहती थी और कहती रहती थी दैट यू आर लाइक गॉड फॉर मी, क्योंकि प्रदीप ने ही उसे मोदी से मिलवाया था। उसने ये भी बताया कि मोदी ने माधुरी से एक नया सिम कार्ड और मेल बनाने को भी कहा था, जिसके जरिए उसकी बात मोदी से होती थी। बाद में बीजेपी ने प्रणव लाल जो कि माधुरी के फादर थे, उनकी तरफ से लेटर्स इशू किए और बोला कि उन्हें कहा था सीएम मोदी से अपनी बेटी की निगरानी करने के लिए, क्योंकि उन्हें शक था कि माधुरी एक मैरिड मैन यानी कि प्रदीप शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थी। इससे ये तो क्लियर हो गया था कि सरकारी चीजों का इस्तेमाल किया गया एक कॉमन पर्सन की जासूसी के लिए। अब आगे 2014 के इलेक्शन कैंपेन्स में सोशल मीडिया का यूज किया गया। इमोशनल एंगल देने के साथ डेवलपमेंट, महंगाई पर बातें की गई, कांग्रेस के घोटालों पर निशाना साधा गया। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, टेररिज्म, 2 करोड़ नौकरियां, रुपए के गिरते हालात पर बात की गई। कुल मिलाकर खुद को एक ऐसा नेता बताया जो ना तो भ्रष्टाचारी है, हिंदूवादी है लेकिन मुस्लिम विरोधी नहीं, पाकिस्तानी विरोधी है जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा, गरीब चाय वाला है जो देश से गरीबी दूर करेगा। सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनल्स तक बस एक ही चेहरा दिखाया गया और वो था नरेंद्र मोदी का। पर इन सब के लिए बीजेपी के पास पैसा कहां से आया? उन वादों का क्या हुआ? कौन से वादे पूरे हुए? किन योजनाओं पर कितना काम हुआ? अडानी अंबानी को कैसे मुनाफा हुआ? इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।